नमस्कार मित्रों। कल हम ब्रिटिश संविधान की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं उसकी स्थिति, उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों एवं परंपराओं के प्रभाव के संबंध में। यह तो आप सब जानते ही हो मित्रों कि यह दुनिया का प्रथम अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान अभिसमयों एवं परंपराओं के माध्यम से संचालित शासन व्यवस्था के अधीन कार्यरत है। वहाँ की शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था पर अभिसमयों एवं परंपराओं का प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यद्यपि कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित होता है, न ही पूर्णतया अलिखित होता है। इसके बावजूद भी ब्रिटिश संविधान के बहुत से तथ्य परंपराओं से संचालित हैं और उनका कहीं भी लिखित रूप से कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उसे अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। भारत का संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद भी बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत से नियम, बहुत से कानून ऐसे हैं जो आज भी भारतीय संविधान में लिखित नहीं हैं और कहीं न कहीं हम उन नियमों, उन कानूनों का संचालन परंपराओं के अनुसार करते हैं। इसी के तहत आपको ये विदित होना चाहिए कि किसी संविधान की शासन व्यवस्था को, किसी देश की कानून व्यवस्था को कुछ निश्चित नियमों में बांधना ना तो संभव था और ना ही संभव है। ब्रिटिश संविधान भी कुछ इसी प्रकार के परंपराओं एवं अभिसमयों से बंधा हुआ है। अब अभिसमय क्या होता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि अभिसमय क्या होता है। मित्रों, वैसे तो परंपराओं एवं अभिसमयों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जो परंपराएं एक समय अंतराल में राष्ट्रीय महत्व धारण कर ले, कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए या शासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए, वे परंपराएं अभिसमय कहलाती हैं। अर्थात समय के अनुसार यदि कोई परंपरा महत्वपूर्ण हो जाए तो वह अभिसमय हो जाती है। और बहुत सी परंपराएं ऐसी भी हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, उनका आज भी हम अक्सरश पालन करते हैं। इसी के तहत आज हम बात करेंगे अभिसमयों के संबंध में। अभिसमयों से तात्पर्य एवं लक्षण, अर्थात अभिसमय क्या होते हैं। मित्रों, अभिसमयों का स्रोत संसदीय कानून नहीं होता। पहली बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अभिसमयों का स्रोत संसदीय कानून नहीं होते। अर्थात ये प्रथाएं एवं परंपराएं होती हैं जो समाज के साथ साथ शासन व्यवस्था में प्रचलित होती हैं और शासन व्यवस्था में संचालित होती हैं। दूसरा, अभिसमयों का पालन कानूनी दबाव में नहीं होता। कोई भी अभिसमय ऐसा नहीं है जिसका कानूनी दबाव से पालन करवाया जा सके। दूसरी ओर अगर अपन बात करें लिखित संविधानों की, तो लिखित संविधानों में बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिनका यदि व्यक्ति पालन नहीं करे तो दंडात्मक शक्ति के द्वारा, कानून के द्वारा दबाव डालकर या सजा के माध्यम से उनका पालन करवाया जा सकता है। लेकिन अभिसमयों के साथ ऐसा नहीं है। अभिसमयों का पालन व्यक्ति अपनी लोकमत की भावना से, अपनी एक सहमति से करता है और वह भी लोकमत तब प्राप्त होता है जब अभिसमयों की जनमत के लिए या लोकमत के लिए कोई उपयोगिता होती है। व्यक्ति उन्हीं लोकमत एवं जनमत के प्रावधानों को मानता है जो उसके लिए लाभदायक हो और जो उसके लिए सही हो। बहुत से
प्रावधान ऐसे होते हैं जो जनता के लिए इतने हितकर नहीं होते, तो जनता उनका विरोध भी कर देती है और उनको मानने से इनकार भी कर देती है। अभिसमयों के साथ भी ऐसा ही है। अभिसमयों की उपयोगिता उसको लागू करवाने के लिए बाध्य करती है। नैतिकता के प्रावधान है, न कि इसमें कानूनी प्रावधान, क्योंकि व्यक्ति अभिसमयों का पालन नैतिकता एवं सदाचार की भावना से करता है। इस पर इनके पालन के लिए कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। तीसरा बिंदु है, अभिसमयों को कानून के समान मान्यता मिलती है। अभिसमय हालांकि कानून नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार कानून को मान्यता मिलती है, कानून को हम सब लोगों की सहमति मिलती है, कानून का हम सब लोग पालन करते हैं, उसी प्रकार अभिसमयों का भी सब लोग निष्ठा से पालन करते हैं। और विशेषकर ब्रिटिश संविधान में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ऐसी परंपरा रही है कि वहाँ के लोग अभिसमयों का कानूनों के समान पालन करते हैं। तीसरा, अभिसमयों एवं कानून दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभिसमय और कानून को यूँ कह दीजिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कानूनों के अभिसमयों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अभिसमयों का संरक्षण कानून के माध्यम से होता है, और बिना अभिसमयों के कानून का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कानून को जो आधार प्रदान किया जाता है वह अभिसमयों के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। तो ये अभिसमयों के कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अभिसमयों की, कि ब्रिटिश संविधान में ऐसे कौन कौन से अभिसमय हैं जो आज भी दिखाई देते हैं, आज भी प्रचलित हैं, उनकी बात करते हैं। इन अभिसमयों को मैंने मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया है, ताकि आपको समझने के दृष्टिकोण से लाभदायक रहे। और ये 3 भाग हैं, एक तो राजपथ से संबंधित अभिसमय, दूसरा मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, और तीसरा सम्राट एवं राजमुकुट से संबंधित अभिसमय। इनमें हम बारी बारी से बात करते हैं। पहला, राजपथ से संबंधित अभिसमय। अब आप कहोगे कि सर, राजपथ से संबंधित कौन कौन से अभिसमय हैं जो ब्रिटिश संविधान में आज भी दिखाई देते हैं। पहला जो राजपथ से संबंधित अभिसमय है वह है, सम्राट अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। यह भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है। तो यहाँ भी ब्रिटेन में भी सम्राट कोई भी काम करेगा तो वह मंत्रियों के परामर्श से करता है। दूसरा राजपथ से संबंधित अभिसमय है कि लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। देखिए मित्रों, ब्रिटिश संविधान में संसद के 2 सदन हैं। पहला हाउस ऑफ लॉर्ड, दूसरा हाउस ऑफ कॉमन। भारत में भी संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अपने यहाँ लोकसभा को लोक सदन कहा जाता है और ब्रिटेन में कॉमन सभा को लोक सदन कहा जाता है। लोक सदन से तात्पर्य है जनता का सदन, अर्थात जनता की जिसमें रुचि होती हो, अर्थात जनता जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुनती हो, जिन सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती हो। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री लोक सदन के बहुमत प्राप्त दल के व्यक्ति को ही बनाया जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। अपने यहाँ भी लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वैसे ही ब्रिटेन में जो कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, चाहे वो लिबरल पार्टी हो, चाहे वो लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी हो, जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तीसरा जो राजपथ से संबंधित अभिसमय है वह है कि लोक सदन को भंग करने का अधिकार राजा के पास होता है, सम्राट के पास होता है, लेकिन ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकता है।
ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लोक सदन को भंग करने का अधिकार राजा या सम्राट को होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा करेगा। भारत में भी यही स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक सदन को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा करेगा। तो ये राजपद से संबंधित कुछ अभी समय मैंने आपको बताए। इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमयों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान में आज भी बहुत से अभिसमय ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल से संबंधित हैं और वो स्पष्टतया ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, ब्रिटिश कानून व्यवस्था में हमको दिखाई देते हैं। उनमें से पहला है कि संसद के सदस्य को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अर्थात मंत्रिमंडल का व्यक्ति संसद का सदस्य अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के लिए भी तय किया गया है। भारत के संविधान में लेकिन एक प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो वह 6 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यहाँ 6 माह का क्राइटेरिया तय किया गया है। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी वहाँ कुछ टाइम पीरियड सदस्यों के लिए दिया गया है, लेकिन ये अनिवार्य शर्त है कि मंत्रिमंडल का सदस्य संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा है कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। कहीं भी ये नहीं दिया गया कि उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यों के सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। अभी तो ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, अर्थात कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और इसी के साथ एक प्रावधान और है कि मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोक सदन के सदस्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी मंत्रिमंडल को भंग करने की जो शक्ति है वह लोक सदन में निहित है, अपने यहाँ लोकसभा में निहित है। हमेशा ये जो शक्ति होती है ये निम्न सदन में होती है। भारत में लोकसभा में है और ब्रिटेन में कॉमन सभा में है। तीसरी जो मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय है, तीसरा वह है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की टीम चुनने के लिए स्वतंत्र होगा, अर्थात मंत्रिमंडल के गठन में उसकी स्वतंत्रता होगी। हालांकि इसमें अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो प्रधानमंत्री की इस शक्ति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के संबंध में ये शक्ति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री की स्पष्टतया दिखाई देती है कि वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के टीम बनाने में बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अपने यहाँ भारत की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री जब भी कभी मंत्रिपरिषद का गठन करता है तो उसको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों को, यानी क्षेत्रों को स्पष्ट प्रतिनिधित्व देना, इसके अलावा महिला और पुरुषों के अनुपात का, यानी बहुत सी चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना होता है। लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को इस संबंध में बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल से संबंधित जो अगला विषय है वह है कि कम से कम वर्ष में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक होनी आवश्यक है, वर्ष में एक बार। अपने यहाँ भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत के संविधान में कहा गया है कि संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत में यहाँ अभी संसद के 3 सत्रों का प्रावधान किया गया है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके अलावा भी भारत के संविधान में आकस्मिक संसदीय सत्रों की और विशेष आमंत्रित सत्रों की व्यवस्था की गई है जो कभी भी बुलाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये के संविधान के संदर्भ में ये कहा गया है कि वहाँ कम से कम एक बार संसद के दोनों सदनों की बैठक होनी आवश्यक है। अगला जो अभी समय है मंत्रिमंडल से संबंधित वह है कि यदि किसी व्यक्ति को लोक सदन का अध्यक्ष या स्पीकर बनाया जाता है तो उसका अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है।
ये बिल्कुल कुछ ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद हैं, जैसे भारत की बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं कि इन पर आसीन होने के बाद में व्यक्ति का दल से किसी प्रकार का लगाव नहीं होना चाहिए, अर्थात उनको दलीय निष्ठा से परे जाकर या दलीय सदस्य सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र देकर काम करना होता है। और ऐसा ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में भी कहा गया है कि यदि वहाँ कोई व्यक्ति लोक सदन का स्पीकर बनता है तो उसे अपनी दलीय सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा और उसके बाद में वह दलीय सदस्यता से त्यागपत्र देके वह स्पीकर के पद पर आसीन हो सकता है। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमयों पर आपने विचार विमर्श किया। इसके बाद में जो अगला बिंदु है, सम्राट एवं राजमुकुट से संबंधित अभिसमय। अब यहाँ 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ आप किस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमयों का दर्शन कर पाओगे या अभिसमयों को समझ पाओगे, देख पाओगे। तो पहला है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य प्रमुख होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं मित्रों, एक होती है राज्य प्रमुख और दूसरा होता है शासन प्रमुख। जो सम्राट, राजा या राष्ट्रपति जो होता है वह होता है राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद शासन प्रमुख कहलाती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन सम्राट के नाम से होगा, लेकिन वह शासन व्यवस्था का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक प्रमुख कहलाता है। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वहाँ सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि पर वो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शासन प्रमुख होती है और शासन की वास्तविक शक्तियाँ उसमें निहित होती है। दूसरा जो अभिसमय है ब्रिटिश संविधान से संबंधित वह है कि जो शक्ति एक व्यक्ति के रूप में सम्राट को प्राप्त होती है, वही शक्तियाँ एक संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त होती है। ये बात आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो शक्तियाँ एक व्यक्ति के रूप में सम्राट को या राजा को प्राप्त होती है, वही शक्तियाँ एक संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त होती है। अर्थात राजमुकुट कोई एक व्यक्ति या संगठन नहीं है, अभी तो संपूर्ण सरकार की संज्ञा दी जा सकती है राजमुकुट को। तो ये और इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे, सम्राट एवं राजमुकुट में अंतर, ऐसा एक टॉपिक है आपके जो परीक्षाओं में आता है। ये पार्ट सेकंड की एग्जाम्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, राजा एवं राजमुकुट में अंतर बताइए, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन मैंने ये मोटे मोटे तौर पे कुछ प्रमुख अभिसमयों की चर्चा आपके सामने यहाँ की है और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे की चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।